आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है उसको हम खुद एनालिसिस कैसे करें। जैसे कि आजकल मैं न्यू वीडियोस में हमेशा फोकस कर रहा हूं कि कोई नो नथिंग इन्वेस्टर है, वो खुद अगर चाहे बैलेंस बिना कोई न्यूज चैनल देखे, बिना कोई न्यूज पढ़े, अगर वो खुद उसकी मर्जी हो कि यार मैं जो शेयर खरीद रहा हूं वो महंगा है या सस्ता है, या फिर है ना वो अब मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो क्या क्या चीजें मुझे खुद से कैसे बैलेंस शीट में डाउनलोड करूं, तो मैं हमेशा यूज करता हूं bseindia.com। कोई भी अगर आपका रिजल्ट है तो जिस तरह से आपने अभी आपको पता है कि है ना कल ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए हैं, तो हम आप खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। bseindia.com के अलावा हम कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। उसमें जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो 100% ऑथराइज होते हैं और 100% एक्यूरेट होते हैं, तो हम केवल वही डॉक्यूमेंट यूज करेंगे और उसके बेसिस में एनालिसिस कोशिश करेंगे कि देश की सबसे बड़ी ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनिंग कंपनी और आज की डेट में सबसे बड़ी जो टेलीकॉम कंपनी भी बोल सकते हैं आप, इंडिया के अगर कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ी कंपनी जो टेलीकॉम की है वो भी हो सकती है जियो। लेकिन अभी भी मुझे अगर टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना हो तो मैं हमेशा भारतीय एयरटेल को ही प्रेफर करूंगा। तो चलिए वापस आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स हम कैसे एनालिसिस करें, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, किस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज कमाता है। अगर 100 रुपए का रिलायंस इंडस्ट्रीज बिजनेस करता है तो उसमें से टेलीकॉम का कितना बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल का कितना बिजनेस है, और जो उसका तीसरा बिजनेस है जो टेलीकॉम का है वो कितने का है, रिटेल का कितने का है और पेट्रोकेमिकल का कितने का है। चलिए आज अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे स्क्रीन पे, सीधे उसकी बैलेंस शीट पे, P&L पे और उसकी समरी पे, तो आपको ज्यादा एनालिसिस करने में इजी हो जाएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज की समरी पे। ये दो तरह से अपनी जो डाटा है फाइनेंशियल वो प्रेजेंट करती है bseindia.com में, जो दो तरह से डालती है। एक तरह से तो ये सीधे बैलेंस शीट P&L जो ऑडिटर इनको देता है, जो ऑडिटर बना के इनको देता है, वो वैसे अपलोड कर देती है। दूसरी तरह से इन्वेस्टर्स के लिए ईजी वे में प्रेजेंट करने के लिए समरी तो उस तरह से देता है। तो इन्वेस्टर समरी, अगर आप नो नथिंग इन्वेस्टर है, आपको पहली बार कोई बैलेंस शीट डाटा देख रहे हैं और आपको ये समरी वाली जो चीज़ है जो ये मैं आपको शो कर रहा हूँ वो देखनी चाहिए। तो इसी तरह इसलिए मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले जो कोविड चल रहा है तो उन्होंने कोविड में 1875 के बेड्स दिए हैं, जिसमें से बॉम्बे में इन्होंने 875 बेड्स दिए हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, और 1000 बेड ये जामनगर का जो इनका प्लांट है वहाँ बना रही है। तो ये बहुत सारे अदर जो CSR मेजर्स है वो भी लेती है, और बहुत खाना खिलाना, बहुत सारे प्लांट लगाना और बहुत सारी अदर भी CSR एक्टिविटीज़ ले सकती है। सीधे हम फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। जो इसकी सेल्स है, जो इसकी रेवेन्यू है, वो क्वार्टर एंड क्वार्टर 13.6% से बढ़ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधे 1,51,000 करोड़ से 1,72,000 करोड़ हो चुका है। तो इसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, इतना मेजर जाइंट होने के बावजूद भी। तो जब भी कोई भी क्वार्टर एंड क्वार्टर आपको जब आप कंपैरिजन करें तो हमेशा जैन टू मार्च का अगर क्वार्टर ले रहे हैं, इस जो अभी रिसेंट क्वार्टर है वो जैन टू मार्च का है 2021, तो सेम क्वार्टर से ही कंपेयर करें, किसी भी आप बैलेंस शीट में कंपेयर कर रहे हैं, वरना जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो थोड़े से मिसलीडिंग आएंगे। जैसे इस बैलेंस शीट में 137,000 करोड़ आ रहा है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर से तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर सेम पीरियड का ही ले, जैन टू मार्च कर रहे हैं तो पिछले साल का जैन टू मार्च ही लें। और EBITDA अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 2.8% का जंप आया हुआ है। फाइनेंस कॉस्ट 6,064 करोड़ से 4,044 करोड़ जो हो चुकी है, 33% का इसमें डिक्लाइन आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक डेप्ट फ्री कंपनी, नेट डेप्ट फ्री तो हो ही चुकी है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्ट चुकाई जा रही है वैसे वैसे इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। जैसे जो फेसबुक से पहले पैसा उठाया है इसने, जियो का कुछ शेयर, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इसने जो होल्डिंग अपनी बेची है, उस वजह से इसका जो पैसा है, फाइनेंस कॉस्ट है, वो इसने कम कर ली है। धीरे धीरे ये फाइनेंस कॉस्ट और भी ज़्यादा कम होती जाएगी। जैसे आप पिछले ही क्वार्टर में देखें तो 4,300 करोड़ आ रही थी ब्याज का पैसा, जो अब इसको कम और भी कम देना पड़ रहा है, 4,044 करोड़ ही देना पड़ रहा है। तो नेट प्रॉफिट, अगर आप सबसे पहला जो वर्ड है नेट प्रॉफिट, जो आपको सारे न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है, वो है कि 129% से बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं जो 6,546 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट था वो अप्रॉक्स 14,995 करोड़ हो चुका, 15,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो चुका। तो डबल से भी ज़्यादा इसका जो नेट प्रॉफिट है वो हो चुका है। पिछले साल जो थोड़ा सा कोरोना था इसलिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी आ रहा है, और एक एक्सेप्शनल आइटम का भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो दूसरा जो है, इसका बिज़नेस कैसे करते हैं, कोई भी आदमी जब धंधा करता है तो वो किस तरह से पैसे कमाता है, तो 3 तरह से पैसे कमाता है। मेजरली पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस का बिज़नेस है। दूसरा है ये रिटेल का जो बिज़नेस है, जगह जगह इसने रिटेल स्टोर्स खोल रहे हैं, और इसका टारगेट है
कि हर क्वार्टर ये इसके रिटेल स्टोर्स है जो बढ़ाते ही जाएगा धीरे धीरे। इसका कोई भी, अभी कोविड चल रहा है फिर भी ये नए नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं, तो इनका जो रिटेल का बिज़नेस है वो भी एक इसको सबसे बड़ा करना चाहते हैं, जिस तरह से इन्होंने जियो का करा है। तो फिर तीसरा बिज़नेस जो है इनका डिजिटल सर्विस, जियो का बिज़नेस जो है, तो इसका जो प्रॉफिट आता है 100 रुपये अगर कोई कमाता है, तो पेट्रोकेमिकल से जो प्रॉफिट आता है वो आज की डेट में वो 40% हो चुका है। और जो कंज्यूमर का बिज़नेस है 2 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया है, जियो और रिटेल को इसने कंबाइन करके शो करा है। तो जो 12,568 करोड़ आपको दिख रहा है वो जियो और रिटेल स्टोर्स है, दोनों का कंबाइंड ईबिटा है वो है, तो वो भी एक अप्रॉक्सीमेट 47% है। 26,000 करोड़ में से 12,518, और बाकी अदर ऑयल एंड गैस और अदर बिज़नेस जो है इनकी बिज़नेस है। तो सबसे नेगेटिव जो इसकी बैलेंस शीट में अभी जो आया है, जो किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ARPU। अब आप बोलेंगे ARPU क्या होता है? ये होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है कि एक बंदा जियो की सिम लेके बैठा है तो वो कितना एवरेज खर्च कर रहा है उस पर पूरे महीने, कितने की कमाई करके दे रहा है रिलायंस को। तो जितना ज़्यादा कमाई करके देगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट में 4 करोड़ यूज़र है, तो अगर मान लीजिए 150 रुपये खर्च हो रहे हैं एक जने के, तो 600 करोड़ रुपए की इसको सीधे सीधे इसकी सेल्स अप हो जाएगी। और दूसरा, इसका फिक्स्ड एक्सपेंस बहुत कम होता है, ऑलरेडी इसका जो एक्सपेंस होता है वो हो चुका है, तो इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जियो का जो बिज़नेस है, इसका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे मेरा मानना है कि एयरटेल और जियो दोनों की एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 250 से 300 रुपये हो जाएगी बहुत ही जल्दी, 2 साल में अप्रॉक्सीमेट हो जाएगी। तो इसका जो दोनों के शेयर प्राइस हैं वो बहुत तेज़ी से भागेंगे। अब हम जाते हैं सीधे रिटेल बिज़नेस पे। रिटेल बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो 3,623 करोड़ हो चुका है, जो कि 41% का जंप है। तो रिटेल के बिज़नेस पे काफ़ी फोकस कर रही है, जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा स्टोर्स खोलते जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। दूसरी नेगेटिव यूज़ इसकी जो बिज़नेस में है, जो कि अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें, फाइनेंशियल ईयर 20 को 21 से कंपेयर करें पूरे साल का, तो इसमें सेल्स में डिप है, और वो डिप भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, 18.3% का। तो इसकी सेल्स बहुत डिप हो चुकी है, क्योंकि इसका जो बिज़नेस है एविएशन टर्बाइन फ्यूल सप्लाई करने का, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग का, उसमें जो मार्जिन है, उसका जो कॉस्ट है, वो दोनों ही कम हो चुकी है। मतलब तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स डिप हो चुकी है। इसकी वजह से इसका जो मेजर बिज़नेस था वो धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है। तो उसको कवर करने के लिए इन्होंने जियो और रिटेल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी वो 18.3% का डिप है। तो अगर हम देखें कि अगर आप वापस से मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको, जो इसका अभी का क्वार्टर है उसमें 1,72,000 करोड़ की सेल है। इसको राउंड ऑफ करके 1,75 आप कर लेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट इसकी सेल्स अगर आप इस साल अगर अपन माने कि यही सेम क्वार्टर जो आपने अभी परफॉर्म किया है वो ही आने वाले 4 क्वार्टर में कंपेयर करें, तो फाइनेंशियल ईयर 20 के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वापस से मैनेज कर लेगी, वापस से ग्रोथ के पार्ट पे आ जाएगी। अब अगर सेल्स डिप होने के बाद भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट डिप नहीं हुआ है, प्रॉफिट में 8.5% का उछाल आ गया है, क्योंकि रिटेल का बिज़नेस है और जो जियो का बिज़नेस है उसमें जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग के बिज़नेस में। लेकिन आज की डेट में भी ये पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग का एक बहुत बड़ा जाइंट है, बट सर्कमस्टांसेस कोविड की वजह से जो हो चुके हैं वो इसके फेवर में नहीं है बिज़नेस के। तो इसलिए अब ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखनी चाहिए रिलायंस के बैलेंस शीट में, कि जो नेट डेब्ट फ्री का मतलब होता क्या है। तो जो मार्च 2020 से अब मार्च 2021 को सीधे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका जो बिज़नेस था, इसका जो ग्रॉस डेब्ट था वो 336 लाख करोड़ रुपीस था, जो कम होके 2,51,000 करोड़ हो गया। इसने काफ़ी डेब्ट अपना पे कर दिया है। और दूसरा, जो इसने अपनी स्टेक होल्डिंग बेची जियो में, उसकी वजह से जो इसके पास पैसा आया वो 1,75,000 करोड़ से 2,54,000 करोड़ जो आया है। तो इससे इसका कैश और बैंक का बैलेंस ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। तो जब डेब्ट उधार आपने किसी से लिया है और आपका जो बैंक का बैलेंस है उसमें से जो नेट माइनस करोगे, तो ऑटोमेटिकली अगर आप मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का बैंक का बैलेंस है और 90 रुपये का उधार है, तो मेरा नेट डेब्ट फ्री अगर मैं हो चुका हूँ, तो इस तरह से आप रिलायंस बोलती है कि नेट डेब्ट फ्री। तो जो मेरा हिसाब से धीरे धीरे जो इसका ग्रॉस डेब्ट है वो और ज़्यादा कम होता जाएगा। आइए अब हम सीधे चलते हैं
आइए हम नीचे चलते हैं इसके और बैलेंस शीट में बहुत सारे इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। धीरे धीरे 388 मिलियन से इसके जो सब्सक्राइबर है 4.26 CR हो चुके हैं, मतलब 4,26,00,000 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर मान लीजिए 10 रुपये का भी इसका रेवेन्यू बढ़ जाता है तो 42 करोड़ से इसका प्रॉफिट सेल्स बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। इसलिए ये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी बैलेंस शीट में, स्पेशली अब जब ये जियो पे और रिटेल पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रही है पेट्रोकेमिकल बिजनेस को का जो लॉस है उसको कवर करने के लिए। अब हम आ जाते हैं सीधे इसकी बहुत सारे जो चार्ट्स दे रखे होते हैं कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, कौन कौन सा बिज़नेस ये करती है, क्या क्या ग्रोथ हो रखी है इसमें। तो अब हम चाहते हैं कि रिलायंस का शेयर प्राइस क्या है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं हमारे वो शेयर्स पर प्राइस ज़रूर पूछते हैं कि रिलायंस के शेयर में करना क्या चाहिए। आज की डेट में इसका प्राइस है 1995। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि मेरी पर्सनल होल्डिंग में रिलायंस एक वो शेयर है जो टोटल मेरे पास केवल 5 ही शेयर हैं। मैं निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, लेकिन रिलायंस 5 शेयर भी हैं मेरे पास, तो उन 5 में से एक रिलायंस है। तो 1995 तो हो सकते हैं, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। तो 1995 में अगर आपने शॉर्ट टर्म में ले रखा है तो आप 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 1970 पे इसको बाय कर सकते हैं। 1970 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप इसको इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म में खेलना चाह रहे हैं तो मेरी अगर पर्सनली अगर मुझे शॉर्ट टर्म में इसको करना हो तो मुझे 2050 का मैं वेट करूँगा, उसके बाद उसको ऊपर लाना चाहूँगा। अगर आपने पहले ही शॉर्ट टर्म में ले रखा है तो उनके लिए मैंने बता चुका हूँ कि 1970 1975 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो अभी अवॉइड कर सकते हैं, इसको थोड़ा 5-10% ऊपर जाने दीजिए, फिर आप वापस से 1975 का स्टॉप लॉस लगा के इसको खेल सकते हैं तेज़ी की तरफ। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप किसी भी लेवल पे रिलायंस को ले सकते हैं, तो वो आपका हमेशा प्रॉफिट ही देके जाएगा। अच्छा CAGR ग्रोथ इसका अच्छा ही होगा आने वाले टाइम पे, स्पेशली जब जियो का जो बिज़नेस है वो मेरे हिसाब से डबल हो जाएगा, तो उसका जो ARPU है वो डबल हो जाएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।